हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है सूर्योदय सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा इंडिया के बारे में, नॉर्मल एक जो भी उसकी विशेषताएं हैं वो देखी, सूक्ष्म विशेषताएं देखी, ब्रीफ में देखा। उसके बाद आज के चैप्टर में हम जानने वाले भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब सबसे पहले भारत की जलवायु कैसी है, वन्य प्राणी इसमें कौन कौन से हैं और वनस्पति कैसी है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जलवायु क्या होती है। क्लाइमेट, आपने सुना होगा क्लाइमेट एंड वेदर, दो शब्द सुने होंगे, मौसम और जलवायु। एक शब्द सुना होगा मौसम यानी वेदर और दूसरा शब्द सुना होगा जलवायु। सबसे पहले तो इन दोनों में अंतर है बहुत, ठीक है, इन दोनों में अंतर है वो जानना बहुत जरूरी है। मौसम क्या होता है, आप कहते हो ना आज का मौसम ठंडा है, आज ज्यादा ठंडा है, ऐसा तो नहीं कहते हो ना आज की जलवायु ज्यादा ठंडी है, नहीं कहते हो ना, आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा है। या फिर दूसरी दूसरी चीज अगर आप कहोगे तो प्लेन्स का क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होता है, सही होता है, इस टाइप से कह सकते हो ना। ये थोड़ी कहोगे प्लेन्स का मौसम, मौसम क्या होता है, एक अल्पकालिक अवस्था होती है। इसमें हम लिख सकते हैं मौसम का मतलब होता है वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अ, सूचक, ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक सूचक, इसे मौसम कहा जाता है। दूसरा, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं का सूचक। नॉर्मली कहने का मतलब है वायुमंडल जो ये मौसम होता है वो वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक सूचक होता है। जैसे एक दिन, दो दिन या हफ्ते का, एक एक दिन से एक हफ्ता, ये कह सकते हैं हम, एक हफ्ता, एक वीक तक, ठीक है, एक दिन से एक हफ्ते तक की जो हमारा वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनका क्या होता है, उनका सूचक होता है मौसम। वहीं अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होती है, मौसम का मौसम की दशाओं का दीर्घकालिक सूचक। ये अल्पकालिक होता है यहाँ पे और ये दीर्घकालिक सूचक, मौसम की दशाओं का या वायुमंडल की दशाओं का दीर्घकालिक सूचक, या मौसम की दशाओं का औसत दीर्घकालिक, मौसम की दशाओं का दीर्घकालिक औसत कह सकते हैं, दीर्घकालिक औसत। अब कितना दीर्घकालिक औसत, लगभग 20 साल से 30-35 साल तक, वर्षों का, ठीक है, औसत, ठीक है। ये अंतर होता है दोनों में, मौसम और जलवायु में। अब दोनों के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनसे आप समझोगे, दोनों के प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे लिखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 तापमान, नंबर 2 तापमान के बाद आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नंबर 3 वायुदाब, एयर प्रेशर, नंबर 4 बादल, ठीक है, नंबर 4 बादल, और नंबर 5 वर्षा, ठीक है, वर्षा आदि।
ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादल, वर्षा। अब टेम्परेचर थोड़ा सा बदलते रहता है। अगर मौसम साफ है, अगर आज की डेट में मौसम साफ है तो सूर्य की रोशनी क्लियर पड़ेगी ना, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर बादल छाए हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। सेम वही अ, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु में नमी की मात्रा कैसी है, वो भी आपके मौसम को प्रभावित करती है। उसके बाद वायुदाब। ठीक है, वायुदाब और टेम्परेचर दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। उसके बाद बादल। बादल लगे होंगे तो कम सूर्यादय प्राप्त होगा और टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद वर्षा। वर्षा होगी तो ऑलरेडी क्या होगा, मौसम थोड़ा ठंडा होगा। तो ये सब क्या है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ कारक ऐसे होते हैं जो जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। एक ही होंगे क्या, नहीं, दोनों अलग अलग होंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला क्या होगा, उच्चावच। उच्चावच का मतलब कि हमारी जो लोकेशन है, हम जहां पे रह रहे हैं या जहां की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, उसका वो कैसे एरिया पे है, उसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से। ठीक है, उच्चावच कैसा, पहाड़ है, प्लेन है, या फिर मैदान है, या फिर घाटी है। ठीक है, इसे उच्चावच कहते हैं, उच्चावच। दूसरा, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से, हाँ, समुद्र तल से दूरी। और तीसरा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। देखो, दोनों में अंतर है। समुद्र तल से दूरी का मतलब ये जो यहाँ पे समुद्र होंगे ना, ये वाला एरिया है हमारा इंडिया का, ये साउथ इंडिया है। यहाँ का मौसम लगभग लगभग साल भर समान रहता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र समुद्र की हवाएं, समुद्र के ऊपर की हवाएं हैं और यहाँ के स्थल के ऊपर की हवाएं हैं, इनमें आदान प्रदान होते रहता है। ये इक्वल कंडीशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, ये आप फिर बाद में कभी पढ़ोगे। तो ये दोनों, जैसे स्थल ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ की हवाएं कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। स्थल की हवाएं ऊपर उठी तो खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो आती हैं। समुद्र देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। ठीक है, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दिन के टाइम में क्या होता है, स्थलीय भाग, जैसे मुंबई है यहाँ पे, स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, तो वहां की हवाएं, स्थल की हवाएं ऊपर उठेंगी। तो उसको भरने के लिए समुद्र देर से गर्म होता है, तो समुद्र में अभी भी हवाएं ठंडी हैं। तो जब स्थल में जो गर्म हवाएं ऊपर उठी, तो समुद्र से जो अभी भी ठंडी हवाएं हैं वो आएंगी और उसको रिप्लेस करेंगी। ठीक है, वो जो गर्म हवाएं हैं फिर उनको तो कहीं ना कहीं स्थान चाहिए ना, वो धीरे धीरे करके समुद्र की ओर चले जाएंगी। तो एक साइकिल बनेगा दिन के टाइम में। रात के टाइम में इसका उल्टा होगा। तो इससे क्या होगा कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा। तो वर्ष भर लगभग लगभग टेम्परेचर यहाँ पे इस वाले एरिया पे समान रहता है, समुद्र तल से दूरी। ठीक है, जलवायु यहाँ की इक्वल, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, अच्छी होगी, मतलब नॉर्मली इंसान के रहने लायक होगी। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होते रहता है। सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको, सामान्य ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे कम हो जाता है। इसी दर पे अगर हम ऊपर की ओर चलते रहेंगे तो टेम्परेचर कम होते रहेगा। तो जितने हम हाइट में रहेंगे उतना टेम्परेचर हमारा कम, वहां की जलवायु उतनी ठंडी होगी। ठीक है, दूसरा एक इससे पहले अक्षांश भी होगा। अक्षांश, अक्षांश का मतलब वही, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, यहां से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, या ऊपर की नॉर्थ पोल की ओर, या फिर हम साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, सूर्य की किरणें यहाँ पे तो सीधे पड़ रही है ना, तो यहाँ को क्या पड़ेंगी, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ को ठंडा होते रहेगा। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंडा होते रहेगा। तो अक्षांश इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री अक्षांश सबसे गर्म होगा। 0 डिग्री में तो बादल छाए रहते हैं, तो थोड़ा सा 0 डिग्री से ऊपर साइड को थोड़ा गर्म होगा। और सबसे ठंडा कहाँ पे होगा, ध्रुवीय इलाकों में। ठीक हो गया। ये 3-4 चीजें हैं जो कि उच्चावच, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, स्थिति एवं स्थल। स्थिति एवं स्थल भी लिख सकते हो कि कैसी सिचुएशन पे स्थिति
एवं स्थल। ठीक है, स्थिति एवं स्थल मतलब कि हमारी स्थिति कैसी है। अगर हम सूर्य के विमुख, सूर्य के सामने वाले पहाड़ में अपना घर बनाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर हाई होगा, उसके विमुख बनाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये सभी क्या करती हैं, जलवायु बनाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये यहाँ से हिमालयी क्षेत्र की जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी। और यहाँ की राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है, इंडिया ऐसा देश है जहां पे सभी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने समझना, मौसम और जलवायु में अंतर समझ गए होगे आप। मौसम किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक परिवर्तन या फिर वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक सूचक, यानी कि दिन या हफ्ते का मौसम। हफ्ते में अगर कोई चेंजेस हो जाता है तो हम उसे मौसम कहेंगे। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, क्लाउड्स एंड रेनफॉल। ठीक है, इतनी चीजें होगी। उसके बाद जलवायु, जलवायु मौसम की दशाओं का दीर्घकालिक परिवर्तन है। ठीक है, वायुमंडलीय दशाओं का या मौसम की दशाओं का एक दीर्घ काल में होने वाला परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन या औसत कह सकते हैं उसको। ठीक है, वायुमंडल की दशाओं का दीर्घकालिक औसत, कितने साल, कितना दीर्घकाल, 20 साल, 50 साल, 30 साल, ऐसे लंबे समय को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उच्चावच होता है, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश या स्थितियों स्थल। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इंडिया जो है ना, इंडिया में सभी प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं, सभी प्रकार के। यहाँ पे मतलब इतनी विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे कल्चर में विभिन्नता है, यहाँ पे वेजिटेशन, वनस्पति में विभिन्नता है, यहाँ पे हमारी जातियों में, हमारे धर्मों में विभिन्नता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमंस जो नस्ल है, मानव प्रजातियों में विभिन्नता है। और यहाँ पे मौसम में विभिन्नता है, नदियां भी अलग अलग टाइप की हैं। तो विभिन्नताओं से भरा देश है, फिर भी एक है। ठीक है, तो विभिन्नताओं कहने का मतलब, जहां पे आपने द्रास नाम की, जो लद्दाख में द्रास है, वो सबसे ठंडा इलाका है इस एरिया पे। बहुत एक द्रास है जो कि सबसे ठंडा इलाका है। ठीक है, सबसे ठंडा। वहीं आपने राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर के बीकानेर में सबसे गर्म है। गर्म कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म है बीकानेर में। वहीं अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे सम जलवायु है। साल भर नॉर्मल कपड़े पहन के जी सकते हैं, मुंबई वगैरह में, मुंबई पुणे वगैरह में नीचे साइड को। और वहीं आपने यहाँ चेरापूंजी, मौसिनराम सुना होगा, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा वाला क्षेत्र। ये क्यों है बताओ, ये क्यों है, एक ही देश में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ का जो जियोलॉजी है, यहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ आपको तीनों ओर से समुद्र मिल जाएगा, यहाँ आपको सूखा एरिया मिल जाएगा। समुद्र तल से जितना दूर जाएंगे उतना ठंडा होगा, उतना ज्यादा ठंडा और उतना ज्यादा गर्म। वहीं आप उत्तर भारत में देखोगे तो यहाँ पे लू भी चलती है, इतना गर्म होता है कि लू चलती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं इंडिया में। तो इसका कारण क्या है, इसकी उच्चावच, नंबर 1 इसके उच्चावच और समुद्र तल से दूरी, ये जो भी जलवायु के ये हैं, ये सभी। ठीक है, ये सभी। और सबसे बड़ा मेन फैक्टर कौन सा है इसका, हिमालय। हिमालय इसकी जलवायु को बहुत ज्यादा परिवर्तित करता है। हिमालय जो है एक बैरियर के रूप में भी है, जो कि हमारे ऊपर से, उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, और दूसरा हिमालय ये है कि मानसूनी हवाओं को रोकता है और वर्षा करवाता है पूरे इंडिया में लगभग लगभग। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी जलवायु से रिलेटेड हैं। हमारे इंडिया की फिजिकल कंडीशन कैसी हैं और उसको फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जलवायु किस टाइप से चेंज होती है, क्यों सब जगह अलग अलग विभिन्नता है, इस चैप्टर में यही देखना है शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडिया में कितने टाइप की जलवायु हो सकती है। चार चार टाइप की जलवायु। दिसंबर से फरवरी क्या होगी, जो आजकल चल रही है, सर्दी। ठीक है, मार्च से मई क्या होगी, गर्मी। ठीक है, मई। जून से सितंबर क्या होगी, वर्षा। और अक्टूबर से
दिसंबर क्या होगी, शरद। तो ये 4 टाइप की ऋतुएं हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। 4 टाइप की ऋतुएं, दिसंबर से फरवरी सर्दी, मार्च से मई गर्मी, जून से सितंबर वर्षा, अक्टूबर से दिसंबर शरद ऋतु, ये सभी इंडिया में पाई जाती हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। कभी आपने सोचा ये ऋतुएं परिवर्तित क्यों होती हैं? मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया हुआ है ऋतुएं परिवर्तित क्यों होती हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटों में, वो क्या होती है, उसके कारण क्या होता है, हमारी ऋतु परिवर्तित होती है। मैंने आपको 4 डेट बताई थी, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। ये डेट आपको संभवतः याद होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। देखो एक डायग्राम बताया था मैंने, ये सूर्य है, ठीक है, सन, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे साल भर की पूरी गति है पृथ्वी की, ठीक है, ऐसे यह गति करती है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पे पृथ्वी चलती है। कितने अक्ष पे झुकी हुई है? 23.5, 23.5, ठीक है, 23, चारों, ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है। यह अक्ष है इसका, अक्ष, यह एक्सिस है। तो ये आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री आपकी दक्षिण। सेम चीज यहाँ पे हो गई, ये 0 डिग्री ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण, ये आप समझ लेना। ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 उत्तर, ये 23.5 आपकी दक्षिण, ठीक है। नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा चारों में। तो पृथ्वी की ये गतियां, ये कौन सी कंडीशन है? 21 मार्च, और ये 23 सितंबर, 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर, और ये 21 जून, ठीक है। अब ये देखो सूर्य की किरणें यहाँ पे कर्क रेखा पे लंबवत चमक रही है, यहाँ पे किस दिन? 21 जून के दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में, जहां पे हमारा इंडिया है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है ना, इंडिया हमारा उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये कौन सी कंडीशन है? यहाँ पे कौन सी है? कर्क रेखा है, ठीक है, इंडिया यहाँ पे है। तो कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है सूर्य, कब? 21 जून को। तो 21 जून को लगभग क्या होगा, सूरज सबसे ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा कर्क रेखा में, ठीक है। वही इस वाली कंडीशन में भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। वहीं 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन, और वहां पे गर्मी पड़ेगी और हमारे उत्तरी गोलार्ध में ठंडा पड़ेगा। और देखो कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया में क्या होगा? गर्मी होगी, ठीक है, गर्मी होगी। तो यहां से ये आप देख सकते हो, ये सर्दी होगी, यहाँ पे मकर रेखा में चमक रहा है तो सर्दी होगी, इस वाले एरिया पे गर्मी होगी, इस वाले एरिया पे सर्दी होगी, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, ये डायग्राम आपने समझना है। क्यों? क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है सूर्य, तो यहाँ पे क्या होगी? गर्मी होगी। और यहाँ 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। तो सूर्य का झुकाव और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, जिससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसको आप अगर समझ गए हो तो तब आप समझोगे इसको। थोड़ा ये डायग्राम ऐसे बन गया है। अब देखो यहाँ पे ये कर्क रेखा हमारी कितने एरिया से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे, ठीक है। तो 21 जून को इस पे लंबवत चमकता है सूर्य, तो क्या होगा? उत्तर भारत का जो भाग है, ये वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से दूर है,
मैंने बताया था स्थल, जो स्थलीय एरिया होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये पूरा थार का मरुस्थल और ये वाला एरिया पूरा गर्म हो जाएगा, तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। अब इसको भरने के लिए समुद्र की हवाएं अभी भी ठंडी हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, स्थल के अकॉर्डिंग समुद्र की हवाएं अभी भी क्या है, गर्म है, ठंडी हैं। तो इस इस खाली स्थान को भरने के लिए यहां से हवाएं चलनी शुरू कर देती हैं ऐसे, जिसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून से शुरू होता है, 1 जून को यहाँ आ जाता है लगभग ऐसे करके, उसके बाद 15 जून, ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई, ऐसे करते करते ये पूरे इंडिया में बारिश करता है। पूरे इंडिया में कहने का मतलब है कुछ कुछ एरिया अभी बताऊंगा मैं आपको। तो आप इतना समझ गए होंगे ना मैकेनिज्म मानसून का या बारिश होने का, या फिर इंडिया जो भी हमारा गर्म कैसे होता है, स्थलीय भाग, इतना अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे। तो हम देख लेते हैं भारत में वर्षा, भारत में वर्षा कैसे और क्यों होती है, वर्षा के कौन कौन से कारण हैं। आप लोग प्लीज अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे थोड़ा सा मनोबल मिलता है कि लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। और जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या आप वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज मेरा वीडियो बनाना बेकार है। अगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं क्यों पढ़ाऊंगा बताओ। मुझे रिस्पॉन्स मिलना जरूरी है ना, मुझे क्या चाहिए, लाइक, आपका लाइक चाहिए। आप लाइक कर सकते हो तो ये वीडियो अच्छी बात है, भला हो जाएगा आपका। और शेयर भी कर सकते हो जिसको जरूरत है। देखो बेस बनाना बहुत जरूरी है, आपको बहुत इजी लग रहा होगा ना ये चीजें, तो बेस बनाना बहुत जरूरी है। अगर बेस बनाओगे तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जितनी ज्योग्राफी पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भारत में वर्षा के कारण कितने टाइप की बारिश होती है भारत में, ग्रीष्मकालीन वर्षा। सबसे पहले ग्रीष्मकालीन वर्षा देखते हैं, उसका रीजन क्या है। ये कर्क रेखा मैंने बताया था, कर्क रेखा में सूर्य क्या होता है, लंबवत कब चमकता है, 21 जून को, 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा में। तो स्थलीय भाग जो है ये, अब लेकिन मानसून 1 जून को ही आ जाता है, क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है, स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग, समुद्रों के अकॉर्डिंग। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा 21 जून को, यहाँ पे लंबवत चमकेगा, तो ये वाले एरिया पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो ये वाला एरिया पूरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ की हवाएं क्या उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठी तो खाली स्थान भर गया, क्या हो गया, वायुदाब यहाँ पे कम हो गया। तो हवाओं का एक सीधा सा पैटर्न होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, ठीक है, जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा वहां से कम प्रेशर की ओर बहती हैं हवाएं। तो यहाँ पे गर्म होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना स्थल में, देखो तापमान होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे वायुदाब क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब 21 जून को सूर्य, मैंने बताया उत्तरायण होता है, यहाँ पे लंबवत चमकता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ का 21 जून को प्लस होगा, ठीक है, 21 जून देख लेते, 21 जून को टेम्परेचर प्लस होगा, तो वायुदाब क्या होगा, माइनस होगा, वायुदाब कम होगा। तो वायुदाब कम है तो हवाओं का क्या रुख होता है, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, वायुदाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, हवाएं बहती हैं। तो जो ये हवाएं होती हैं ये क्या करती हैं, स्थल की ओर बहना शुरू करती हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट, यहाँ पे पर्वत हैं, तो हवाएं आती हैं, इनमें भरपूर मात्रा में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, टकराती हैं और यहाँ पे बारिश करती हैं गर्मी में, ठीक है। इसकी एक शाखा ये यहाँ यहाँ पे आई, और यहाँ की शाखा ये क्या करती है, यहाँ पे हिट करती है और
ये बारिश करती है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब खाड़ी शाखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। जहां से आ रहा है, ये दिशाएं है ना, ये पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो बीच वाली क्या होगी? पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून कब से शुरू होता है? 1 जून से। 1 जून से ये सिलसिला शुरू होता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलते रहता है। तो इसकी एक शाखा क्या करती है? यहाँ को यहाँ चले जाती है इसके अंदर। अब हवाओं का सीधा सा क्या होता है? उत्तरी गोलार्धम हवाएं अपनी दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, तो यहाँ की ओर हिमालय से टकराती हैं और बारिश करती हैं। ठीक है, अब इसकी एक शाखा तापी और नर्मदा नदियों की घाटी से होते हुए यहाँ पे बारिश करती है। ठीक है, अरावली इसके पैरेलल है, अरावली ऐसे पैरेलल है, तो अरावली में माउंट आबू के आसपास थोड़ी सी बारिश होती है, अदरवाइज कम बारिश होती है यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ये यहाँ पे मिल जाता है, बहुत यहाँ पे आने तक बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान में बारिश ना होने का एक रीजन ये भी है कि अरावली क्या है, इसके बीच में अवरोध पैदा नहीं करता है। जहां जहां पे अवरोध मिलेगा ना इसको, जहां जहां से हवाएं टकराएंगी वहां वहां पे वर्षा करेंगी। अरावली पर्वत इसके पैरेलल है, इसकी सीधी दिशा, इसकी दिशाओं के समानांतर है, हवा की दिशाओं के, तो यहाँ पे बारिश कम हो जाती है। माउंट आबू के आसपास थोड़ी सी बारिश होती है, अदरवाइज कम ही बारिश होती है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम ये इसके यहाँ पे पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत, तो इसके पीछे वाले भाग में बारिश नहीं होती है इस मानसून से। इससे कहाँ कहाँ पे बारिश होती है? इससे कहेंगे दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। कौन कौन सी जगहों पे होती है? पश्चिमी घाट, आपको पूरा मानसून में समझाऊंगा फिर बाद में, अभी हमने इतना ही देखना है, इतना भी आपके में है नहीं, बहुत कम है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं आपको। पश्चिमी घाट, और यहाँ पे पूर्वोत्तर, ये यहाँ पे गंगा का मैदान, गंगा मैदान, और यहाँ पे अरावली के आसपास। ये बारिश तो होती है हमारी ग्रीष्मकालीन वर्षा, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। अब दूसरी बारिश जो होती है शीतकाल में, जो कि आजकल की जो दिसंबर जनवरी में होती है, कौन से एरिया पे? यहां पे होती है, इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे, यहां तक चले जाती है। ठीक है, इस वाले एरिया पे बारिश होती है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी क्या मानसून है? नहीं, इसका रीजन क्या है? भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ हवाएं जो चलते रहती हैं साल भर, वो चलती तो नॉर्मली कहाँ है? ऊपर 35 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलती हैं, 30-35 डिग्री अक्षांश से ऊपर को चलती हैं। लेकिन सूर्य जब, अभी तो कर्क रेखा पे, गर्मियों में कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा था, तो ये कंडीशन हो रही थी। लेकिन सूर्य जब मकर रेखा पे चले जाता है नीचे, तो ये पेटियां पूरी कहाँ को खिसक जाती हैं? नीचे की ओर खिसक जाती हैं। तो नीचे की ओर खिसकेंगी तो आपने जेट धारा का नाम सुना होगा, जो कि अपर ट्रोपोस्फियर में चलती है, ऊपरी हमारा क्षोभ मंडल में चलती है, जो कि सर्पिले आकार की होती है। उसके साथ पश्चिमी जो हवाएं हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो इंडिया में आ जाती है ऐसे लहरनुमा। ये एक शाखा इसकी यहाँ को चले जाती है, एक शाखा इंडिया में आती है। इंडिया में आती है तो ये भरपूर मात्रा में कहां से नमी लाती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से नमी लाती है, तो वो यहाँ पे टकराती है और यहाँ पे बारिश करती है। कौन कौन से एरिया पे? ये क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीतकालीन वर्षा, यहाँ पे लिख लो, शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से कौन कौन से एरिया पे होती है? जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, और ज्यादा ज्यादा जितनी स्ट्रांग होगी उतनी उतनी यहाँ को बिहार की ओर को भी कहेंगे।
सिर्फ बारिश कहाँ पे करेगी, उत्तरी भारत में। ये शीतकालीन वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। और ये बारिश कहाँ कहाँ से कहाँ पर को होती है, ये ऊपर साइड को तो बिल्कुल बर्फबारी होती है, जितना हाइट होगी ज्यादा ना वहां पे बर्फबारी होगी, नीचे नीचे को बारिश होगी। ठीक है, ऊपर साइड को कहने का मतलब ऊंचाइयों में, जैसे कि हिमाचल वाला एरिया है उत्तराखंड का, हमारा उत्तरी जो भाग है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पे, और हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, बर्फबारी होती है। और नीचे शिवालिक जो हिमालय है वहां पे, और जो मैदान है वो चाहे सिंधु नदी का मैदान हो, सतलज नदी का मैदान हो, या फिर गंगा का थोड़ा सा मैदान हो, वहां पे वर्षा के रूप में बारिश होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शीतकालीन वर्षा। और एक और बारिश होती है जो कि लौटते मानसून द्वारा होती है, शीतकाल में ही होती है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं हम लौटते मानसून द्वारा बारिश। एक बारिश और होती है लौटते मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून शीतकाल में ही होती है, शीतकालीन वर्षा। एक तो ऊपर होगी, एक कहां पे होती है, लौटते मानसून द्वारा। जो मानसून क्या होता है, जो लौटता है ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके लौटता है, उससे बारिश होती है। अब नॉर्मली यहाँ पे भी लौटता है। मानसून जब लौटता है तो इसमें नमी की मात्रा 0 होती है, इस वाले एरिया पे नमी की मात्रा 0 होती है, तो ये सीधे सीधे आ जाता है, बारिश नहीं कर पाता है। इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये क्या करता है, समुद्र के ऊपर से होते हुए आता है, बंगाल की खाड़ी से ऊपर होते हुए, तो नमी धारण करता है। ये कहाँ पे हिट करता है, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे शीतकाल में वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि लौटते मानसून द्वारा वर्षा होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। जो मानसून जाता तो है, लौट के भी तो आएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून इसे कहते हैं। लौटते मानसून द्वारा बारिश कहां पे होती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। समझ गए पूरे भारत में बारिश कैसे होती है। नंबर 1, इसको हम बांट लेंगे दो भागों में, एक तो ग्रीष्मकालीन वर्षा, एक शीतकालीन वर्षा। ग्रीष्मकाल में वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, जो कि कहाँ कहाँ पे बारिश करता है, जो कि हमारे पश्चिमी घाट में बारिश करता है, जो हमारे यहाँ पे पूर्वांचल में बारिश करता है, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा से इधर को आते हुए शिवालिक के मैदान पे या शिवालिक वाले एरिया पे बारिश करता है, अरावली के पैरेलल बारिश करता है, ये एमपी गुजरात वगैरह में यहाँ पे बारिश करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा गर्मियों में जो बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद सर्दियों में दो तरह से बारिश होती है। नंबर 1, शीतकालीन वर्षा जो उत्तर भारत में होती है, जो कि ऊपर वाले हिमालयी राज्य हैं वहां पे बारिश होती है। वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से जनरेट होता है, भूमध्य सागर से नमी को पछुआ हवाओं के साथ लाता है और जेट धाराओं के साथ मिलकर भारत में प्रवेश करता है और वर्षा करता है। उत्तर की तरफ को ये वर्षा काहे के रूप में करता है, बर्फबारी के रूप में, और दक्षिण की तरफ को वर्षा पानी के रूप में करता है। ठीक है, अब शीतकाल में ही एक और वर्षा होती है, जो कि लौटते मानसून द्वारा होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्वी दिशा है ना। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा कहाँ पे होती है, ये आता तो पूरे इंडिया से ही है, लेकिन यहाँ पे नमी इसको मिलेगी नहीं, तो कैसे बारिश करेगा। तो जो भाग इसका समुद्र के ऊपर से होते हुए गुजरता है, जो इधर को आता है, वो बारिश करता है। कौन कौन सा भाग है, वो कहाँ कहाँ पे बारिश करेगा, आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है, लौटते मानसून द्वारा बारिश होती है। नॉर्मल समझे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए हुए इंडिया, भारत की जलवायु या फिर भारत की वर्षा। इसको ही मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा विथ डेट वाइज, क्यों ये हवाएं गर्मी में चलती हैं, क्यों ये हवाएं ऐसे मुड़ती हैं, क्यों इनकी दिशा ऐसे मुड़ती है, कहाँ कहाँ पे ये ज्यादा वर्षा करती हैं और कहाँ कहाँ पे कम वर्षा करती हैं, और पश्चिमी विक्षोभ का रीजन क्या है। ये सभी मैं आपको एक विस्तार से पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अभी आपने नॉर्मली समझना है, बस एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन समझना है कि भारत में वर्षा किन किन चीजों से होती है। अगर समझ में नहीं भी आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, बस।
ठीक है। बाकी मैं इन चीजों को दोबारा आएंगे, हम दोबारा मानसून 9th क्लास में आएगा, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो भारत में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप सपोर्ट तो कीजिए थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर व्यूज आएंगे तो मुझे भी थोड़ा सा साहस मिलेगा। तो ये तो आपकी ये मानसून हो गया। उसके बाद भारत में वर्षा कैसे होती है, ठीक है, जलवायु हमने देख ली। अब इसके बाद क्या है इसमें, वनस्पति, वेजिटेशंस। इंडिया में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं। वनस्पति कहते किसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। अगर लाइव क्लास होती कितना मजा आता। अगर आप लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, अगर 10-12 लोग भी लाइव देखने वाले होंगे लगातार, जो सीरियस होंगे, तो मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ ऐसे ही, ताकि आपके क्वेश्चन भी मैं ले सकूं, ताकि मैं आपके क्वेश्चन भी ले सकूं अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। अब हमने जलवायु पढ़ ली, वर्षा पढ़ ली, वनस्पति। देखो वनस्पति जो होती, वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। आपने सेब के बगीचे लगाए हैं, आपने माल्टा के बगीचे लगाए हैं, या फिर आपने अन्य पेड़ों के बगीचे लगाए, क्या उसे भी प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे, नहीं। प्राकृतिक वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता से या स्वतः उगने वाली वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी मनुष्य का कोई रोल नहीं है प्राकृतिक वनस्पति के उगने में, ठीक है। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वह स्वतः उगती है, उसमें कोई भी रोल नहीं होता मनुष्य का, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब ये वनस्पति किस किस मतलब अलग अलग है ना, इंडिया में सदाबहार वन भी है, आपको पर्णपाती वन भी मिल जाएंगे, मानसूनी वन मिल जाएंगे, आपको शंकुधारी वन मिल जाएंगे, आपको टुंड्रा वन मिल जाएंगे, आपको मरुस्थलीय झाड़ियां मिल जाएंगी। ये इतना अंतर है क्यों, ये इतना अंतर क्यों है अभी तक, जैसे मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, तापमान, अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है, उसकी वजह से हमारा कहीं पे उच्चावच ज्यादा है, कहीं पे उच्चावच कम है, ठीक है, रिलीफ फीचर्स कम उसके अकॉर्डिंग। दूसरा वर्षा, सबसे ज्यादा मेन फैक्टर क्या है, तापमान तथा वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तापमान और वनस्पति, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तापमान और वनस्पति। अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग वनस्पति उगती है। टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों होता है, सब वही जो मैंने आपको बताया, समुद्र तल से दूरी, लेटीट्यूड वगैरह, अक्षांश, कौन से अक्षांश में हम रह रहे हैं। दूसरा वर्षा, जहां पे जितनी ज्यादा वर्षा होगी, एक वनस्पति को, पेड़ को उगने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए और बारिश चाहिए, ठीक है, तापमान चाहिए और बारिश चाहिए। अब इंडिया में अलग अलग वनस्पति है, इंडिया में अलग अलग वनस्पति है। इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे पश्चिमी घाट, इस वाले एरिया पे क्या होगा, इस वाले एरिया पे इंडिया कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वन, सदाबहार वन। यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम बात करें ये डेल्टा वाले इलाके पे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करें, तो क्या पाए जाएंगे, सदाबहार वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और यहाँ पे बारिश भी ज्यादा रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा बारिश कहाँ पे होती है, यहीं पे सह्याद्री में पूरा, और सुंदरवन डेल्टा में यहाँ पे भी लगभग लगभग सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे भी सदाबहार वनों का मतलब क्या है, उनको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, उनको तापमान भी ज्यादा चाहिए, वहां पे उगते हैं वो, ठीक है। इस तटीय इलाकों में सदाबहार वन पाए जाते हैं इंडिया में। वहीं आपने थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में कैसे वन पाए जाएंगे, मरुस्थलीय,
मरुस्थलीय वन। क्यों? क्योंकि ऐसे वन पाए जाएंगे यहाँ पे, कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी यहाँ पे, जो कि अपने आप को उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल चुकी हैं, उसी एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल चुकी हैं। वनस्पति यहाँ पे बहुत कम पाई जाएगी, बस कटीले झाड़ियां या मरुस्थलीय वन पाई जाएंगे यहाँ पे। मरुस्थल पूरा, जैसे कैक्टस वगैरह, नागफनी वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। वहीं अगर आप इस वाले एरिया की बात करोगे, यहाँ पर को, तो ये पर्वतीय इलाकों पे पर्वतीय वन या फिर शंकुधारी वन, और ऊपर की ओर बात करोगे यहाँ पे टुंड्रा वन। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। शंकुधारी, वैसे तो अलग अलग वेरिएशन है, ये नॉर्मली आपको समझने के लिए। यहाँ पे शंकुधारी वन, जैसे आपने देखे होंगे चीड़, देवदार, बांस वगैरह, ठीक है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस वाले एरिया पे, पूरे हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद बचा कौन सा, इसको ऐसे ही कर लो, बचा कौन सा भाग हमारा, ये वाला भाग, पूरा बच गया। तो यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन या मानसूनी वन, ये कह सकते हैं हम, पर्णपाती वन यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उनमें वेरिएशन क्यों होता है? सबसे पहले टेम्परेचर और रेनफॉल, तापमान और वर्षा की विभिन्नता के कारण। जहां ज्यादा तापमान होगा, जहां ज्यादा रेनफॉल होगा, वहां पे क्या होगा, सदाबहार वन पाए जाएंगे। जहां मानसूनी जलवायु होगी, मानसून के टाइम पे ही बारिश होगी, बस वहां पे कैसे वन पाए जाएंगे, पर्णपाती या फिर मानसूनी वन, इसको मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, सदाबहार वन हमेशा सदाबहार रहते हैं, वो पत्तियां नहीं गिराते। पर्णपाती वन या मानसूनी वन या क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गर्मियों में गिरा देते हैं, क्योंकि इनको नमी चाहिए रहती है ना। उसके बाद जो मरुस्थलीय वन है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल कटीली झाड़ी, यहाँ पे वन नहीं है, यहाँ पे कटीली झाड़ियों के रूप में है। उसके बाद ये वाले वन जो होते हैं शंकुधारी वन का मतलब ये शंकु के आकार के वृक्ष होते हैं यहाँ पे ऐसे। ये वन क्या करते हैं, जैसे बर्फ वगैरह पड़ती है तो अपने आप को बचाने के लिए हमेशा वो शंकु के आकार की इनकी वो होती है, पत्तियां होती हैं। ठीक है, और तीखी तीखी पत्तियां होती हैं सुई की जैसी, तो इसलिए यहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। और एक खासियत और होती है पर्वतीय वनों में लगातार वेरिएशन चेंज होते रहता है, क्योंकि हाइट बढ़ते रहती है ना, और हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। एक ही पर्वत है बहुत बड़ा, तो आप उसमें भी देखो, एक ही पर्वत अगर बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें भी नीचे वाले भाग में अलग वन, बीच वाले भाग में अलग वन, ऊपर वाले भाग में अलग वन पाए जाएंगे। तो इंडिया में बहुत सारे वन पाए जाते हैं, जो कि आपकी इस क्लास में तो है नहीं। इस क्लास में बस ये देखना था कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं, और ये इनका वेरिएशन क्यों है पूरे इंडिया में। उसके बाद, और वन क्यों इंपॉर्टेंट है, वन क्यों इंपॉर्टेंट है, वन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये है आपका थोड़ा सा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए या हमारे जीवन के लिए। वनों की विशेषता, सबसे पहले हमें क्या मिलता है वनों से, ऑक्सीजन। वनों से ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दूसरी बात हमें क्या मिलती है वनों से, वन क्या करते हैं, अपरदन को रोकते हैं, इरोजन को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी को बांधे रखते हैं। ये इमारती लकड़ियां, फर्नीचर के लिए या फिर घर वर बनाने के लिए। उसके बाद ईंधन वाली लकड़ी, ईंधन लकड़ी। उसके बाद ये क्या होता है, जानवरों का आश्रय। वन क्या होते हैं, जानवरों का आश्रय, पक्षियों का आश्रय, जानवरों का आश्रय, पशुओं के लिए चारा, और क्या मिलता है हमें, औषधि। और वायु का क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं वन।
ठीक है, इतनी चीजें हमें वनों से मिलती है, इससे भी कई ज्यादा हमें वनों से चीजें मिलती हैं। ये तो बस एक नॉर्मल कुछ चीजें हैं। तो वन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए वन विभाग जो बनाया गया है, इनकी रक्षा के लिए ही बनाया गया। वनों में जो ये जानवर रहते हैं, जो ये पक्षी रहते हैं, इनका भी हमने क्या करना चाहिए, आश्रय देना चाहिए। इनको आश्रय आश्रय होता है वनों में, तो इनको भी हमने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अदरवाइज जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो बिगड़ जाएगा और मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। जैसे आप देख रहे होगे आजकल बाघों का जो आतंक है, वो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो हमारा डिस्टर्बेंस है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, उसके कारण वो इस टाइप की हरकतें करते हैं। ठीक है, जैसे बंदर जो आते हैं, कहाँ पे आते हैं बंदर? बंदरों को खाने के लिए जंगल में कुछ है नहीं, तो वो नॉर्मली आपके उस वाले एरिया पे ही तो आएंगे जहाँ पे उनको खाने के लिए चाहिए, मकानों में आएंगे। ठीक है, तो हर आदमी अब जीने के लिए आया है, हर जीव जंतु जो भी हैं जीने के लिए आए हैं धरती पे, तो उनको हमने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इकोलॉजी है, पूरी इकोलॉजी को हमने संतुलन में रखना चाहिए। और हमारे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी क्योंकि चेंज होती है ये पूरे इंडिया में, ये हमने देखी। उसके बाद वन्य जीव। वन्य जीव जीव जंतुओं में क्या आ जाते हैं? पक्षी और जीव जंतु आ जाते हैं। पक्षियों के आश्रय के लिए पेड़ पौधों को हमने उनके घोंसलों को वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधों में उनका आश्रय होता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इंडिया का? मोर है। और दूसरी बात, अलग अलग यहाँ पे क्या है, जीव जंतु में भी विभिन्नताएं हैं, कई प्रकार के पक्षी हैं यहाँ पर को, छोटे छोटे से लेके गौरैया से लेके आपको बाज या फिर शुतुरमुर्ग या बहुत बड़े बड़े आपको पक्षी मिल जाएंगे। ठीक है, स्तनधारी या फिर थलचर नभचर जो भी कहते हैं, मगरमच्छ, मतलब कितने ज्यादा वेरिएशन है जीव जंतुओं में। ठीक है, तो ये सभी सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा जो फूड चेन बनी हुई है इनके कारण ही बनी हुई है। फूड चेन में अगर डिस्टरबेंस हुआ तो हम क्या खाएंगे? हम वैसे हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये यही है वन्य प्राणी वगैरह। ठीक है, इसको वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क हैं, अभ्यारण्य हैं, वो आपने देखने हैं। ठीक है, अभी इसमें इंट्रोडक्शन है बस ये, इंडिया में जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। ठीक हो गया, इतनी चीजें आपने देखनी है इस वाले चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी समाप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मॉक थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आज शाम को या कभी भी मेरे को टाइम होगा तो मैं ऑनलाइन करवा दूंगा इसको। ठीक है, आपने आंसर देना होगा, तो ईजी होगा बहुत ज्यादा, तो करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।